बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। तो पिछले लेक्चर में मैं आपको सेल साइकिल के बारे में पढ़ा चुकी हूँ कि सेल साइकिल की कौन कौन से डिफरेंट फेजेस हैं, और इनमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि चेक पॉइंट्स को याद रखना है कि कौन कौन सी फेज के बाद चेक पॉइंट है। और आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि ईच जो फेज है सेल साइकिल की, उसको डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन जो है वो कंट्रोल करती हैं, रेगुलेट करती हैं। जहाँ पे मैं वर्ड यूज करूँ रेगुलेशन का, इट मीन्स कि इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही थिंग्स हैं। और जो मेन पर्पस है इसका कि रेगुलेट करना, जैसे रेगुलेटर्स नहीं होते, जैसे हमारे जो है फॉर एग्जांपल ये जो है फ्रिज वगैरह के साथ, इनका काम क्या था कि इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, अगर ज्यादा आ रही है तब भी मेंटेन रखना, अगर कम आ रही है तब भी। उसका मेन फंक्शन जो है, पर्पस जो है, रेगुलेशन, मेंटेनेंस रखना, कंट्रोल में रखना। चलें अब हम जो है हम पढ़ते हैं रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। The cell cycle is regulated by oscillating values of specific protein kinases. अब वही बात वो कह रहा है कि सेल साइकिल जो है वो रेगुलेट होता है बाय डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन काइनेजेस। काइनेज की जहां पे वर्ड यूज करूं तो फौरन से आपके माइंड में आना चाहिए कि इसका रिलेशन होगा फास्फोरिलेशन के साथ। दीज काइनेजेस फास्फोरिलेट प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज of the cell to control them. वही वाली बात, this ensures that the cell division proceeds correctly. अब वो यही बात कर रहा है कि सेल साइकिल जो है वो रेगुलेट होता है डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन काइनेसिस के साथ, और डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स जो हैं इन्वॉल्व हैं ईच फेज और ईच स्टेप पे। दीज काइनेसिस फास्फोरिलेट प्रोटीन्स, ये अब काइनेसिस क्या फास्फोरिलेट करती हैं, एक्टिवेट कर डिफरेंट प्रोटीन्स को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करती हैं। जहाँ पे एक्टिवेट करने की जरूरत है वहां पे एक्टिवेट करती हैं, जहाँ डीएक्टिवेट करने की जरूरत है वहां पे डीएक्टिवेट करती हैं। अच्छा, जितने भी उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं सेल की, सबको कंट्रोल यही प्रोटीन्स कर रही होती हैं। These ensure the cell division proceed correctly. अब आपको पता है कि डिफरेंट स्टेजेस हैं, फेजेस हैं सेल साइकिल की, और जो सेल है एक फेज से नेक्स्ट पे नहीं जाएगा जब तक के वो उसकी डिफरेंट टाइप्स की जो प्रोटीन है उसकी रेगुलेशन और डी रेगुलेशन करेक्टली नहीं होंगी। दीज काइनेजेस आर हेटेरोडाइमर्स। अब काइनेजेस क्या है, ये हेटेरोडाइमर्स हैं। हेटेरो का मतलब होता है, जब अगर मैं वर्ड यूज करूँ होमो, होमो मीन्स सेम, हेटेरो होता है डिफरेंट, डाइमर्स डाई मीन टू एंड मर्ज टू फॉर्म्स। हो सकता है टू पॉलीपेप्टाइड्स हैं और डिफरेंट टाइप्स के पॉलीपेप्टाइड्स हैं, एक्चुअली प्रोटीन्स हैं। ये हेटेरोडाइमर्स दैट कंसिस्ट ऑफ टू सब यूनिट्स, ठीक है। इनकी टू सब यूनिट्स हैं, वन इज साइक्लिन एंड अदर इज सीडीके। सीडीके जो है ये एब्रिविएशन है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस, ठीक है। साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेसिस भी बोलते हैं इनको। अब ये आपके माइंड में आना चाहिए कि ये साइक्लिन डिपेंडेंट क्यों, कि सिर्फ साइक्लिन के साथ ही ये जो है काइनेस प्रोटीन जो है डिफरेंट काम करती हैं, किसी और प्रोटीन की नहीं। एक्चुअली ये बात आप याद रखें कि ये जो साइक्लिन डिपेंडेंट, साइक्लिन के साथ इनकी एक्टिविटीज के एक्टिव होने के लिए साइक्लिन के साथ बाइंड करना जरूरी है, इसलिए इन्हें साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस कहते हैं, काइनेसिस कहते हैं। अब ये जो साइक्लिन के साथ इनकी जो है हेटेरोडाइमर एक्टिव काम कर रहा है, ये मैनी मैनी लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन उनको भी फास्फोरिलेट करेंगे, फिर उनके साथ भी ये बाइंड करके वर्क करते हैं, कंबाइन वर्क करते हैं। लेकिन साइक्लिन इज मैंडेटरी फॉर सीटीके जो है, क्योंकि साइक्लिन के साथ सीडीके एक्टिव होगा और वो देन नेक्स्ट कोई और भी उसके सबस्ट्रेट हो सकती है, काफी प्रोटीन्स हो सकते हैं जिनको वो एक्टिवेट उनकी फास्फोरिलेशन डी फास्फोरिलेशन कर सकते हैं। अच्छा, द सीडीके डजंट वर्क विदाउट बाइंडिंग आ साइक्लिन, ठीक है। वही वाली बात है, सीडीके काम नहीं करती जब तक के साइक्लिन से बाइंड ना करे। there are at least 10, अब देखें there are many types of different types of cyclin है और different types के CDK हमारे पास हैं।
अवेलेबल हैं, ठीक है, अब डिस्कवर हो चुके हैं, ठीक है। अब देर आर एटलीस्ट 10 डिफरेंट टाइप के साइक्लिन मॉलिक्यूल्स हैं, जो साइक्लिन ए बी सी एंड सो ऑन, डिफरेंट टाइप्स के सीडी के जो है सब यूनिट्स हैं, सीडी के 1 2 3 4 एंड सो ऑन, दे कंबाइन। अब तो काफी ज्यादा और भी डिस्कवर हो चुके हैं साइक्लिन प्रोटीन्स भी और सीडी के सब यूनिट्स भी, बट दे आर रिसेंट रिपोर्ट्स। लेकिन आप बस ये याद रखें कि डिफरेंट टाइप्स के साइक्लिन हैं और डिफरेंट टाइप के सीडी के हैं, और ये दोनों डिफरेंट टाइप जो है ना डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में वर्क करते हैं, डिफरेंट इवेंट्स पे, डिफरेंट फेजेस पे। दे कंबाइन, वही वाली बात कर रहा है, दे कंबाइन इन मैनी कॉम्बिनेशंस, डिफरेंट कॉम्बिनेशन में कंबाइन करते हैं एट स्पेसिफिक पॉइंट्स इन द सेल साइकिल। सेल साइकिल में स्पेसिफिक पॉइंट, वही वाली बात कर रही हूँ कि हर स्टेज पे, हर पॉइंट पे जो है ये डिफरेंट टाइप के साइक्लिन सीडीके के कॉम्बिनेशन होंगे, और डिफरेंट टाइप के इवेंट पे, डिफरेंट टाइप के जो है फेज पे वो डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन वर्कआउट करेंगे, और हो सकता है एक से ज्यादा भी करें, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल ऐसे कि दो फ्रेंड्स हैं, वो एक दूसरे के बगैर नहीं चलते, कोई भी काम करना है उन्होंने इकट्ठे करना है, इकट्ठे ही जाना है, इकट्ठे ही मॉल भी जाना है, शॉपिंग भी करनी है। हाँ, अगर वो और भी फ्रेंड्स को नेक्स्ट जो मिलते हैं कोई और कामों के लिए, और नेक्स्ट फ्रेंड्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैंडेटरी थिंग इज दैट कि इन दोनों को वर्क टुगेदर होंगे तो एक्टिवेट होंगे, ठीक है। यानी कि साइक्लिन सीडीके के साथ उसकी जो कॉम्बिनेशन है ये मैंडेटरी है, जब ये कंबाइन करेगी तो एक्टिवेट होगी, और देन ये खुद इंडिपेंडेंटली भी वर्क करेंगे, लेकिन अगर डिफरेंट टाइप्स के और भी प्रोटीन्स के साथ करेंगे, लेकिन डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म मेटाबॉलिक प्रोसेस में ये काम करते हैं। देखिए ये काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, और देयर आर लॉट ऑफ प्रोटीन्स रिपोर्टेड, लेकिन ये है कि उनमें से मतलब सब की सब जो हैं वो उनकी पूरी जो है ना डिस्कवर मैकेनिज्म नहीं हो सकी, लेकिन जो मैनी प्रोटीन्स हैं उनकी कॉम्बिनेशन और डिस्कवरीज हो चुकी रिपोर्ट्स हैं हमारे पास अवेलेबल। The cell produce a specific combination of cyclin and CDK during specific phases to control the processes that should take place in each phase. वही वाली बात। For example, during M phase, mitotic phase, ठीक है, इसको बोलेंगे या डिवीजन फेज, सेल डिवीजन फेज बोलते हैं, इसमें साइक्लिन बी with CDK1, cyclin dependent kinase 1 is produced by the cell, while the other cyclin and CDKs are inhibit or degraded. अब वही वाली बात कर रहा है कि अगर हम एम फेज की बात करें तो उसमें साइक्लिन बी एंड CDK1 का कॉम्बिनेशन होगा जो एक्टिवेट होगा, तो वो क्या करेगा सेल अच्छा वो इस कॉम्बिनेशन में वर्क करेगा माइटोसिस में, एम फेज में या सेल डिवीजन फेज में। और अब बाकी की भी तो प्रोटीन्स उधर हैं, लेकिन बाकी की उस टाइम पे जब एक कॉम्बिनेशन वर्क कर रहा है तो बाकी की जो है साइक्लिन एंड सीडी के जो है वो उनका जो है एक्टिविटी वो इनहिबिटेड होगी या वो डिग्रेडेड फॉर्म में होंगी। The cyclin B with CDK1 heterodimer, वही वाली बात, cyclin B with CDK1 heterodimer then phosphorylates and activates proteins that are needed for mitosis. अब ये दोनों ही साइक्लिन बी और CDK1 हेट्रोडाइमर जो है ये फास्फोरिलेट करते हैं डिफरेंट प्रोटीन्स को, दे एक्टिवेट प्रोटीन्स दैट आर नीडेड फॉर माइटोसिस। अब माइटोसिस में जिनका रोल है ये इसको एक्टिवेट करते हैं, और इस स्टेज पे जो बाकी साइक्लिसिटी के होंगे वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होंगे। अच्छा, ये जो मैंने इसमें ये फिगर हमें ये बताती है कि डिफरेंट टाइप के साइक्लिन सीडी के किस तरह से डिफरेंट सेल की स्टेजेस पे एक्टिवेट होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल आपको क्लियर कट जो है वो आपको मतलब उसका नहीं बताती कि कौन कौन सी ऑल द साइक्लिन एंड सीडी के जो है कॉम्बिनेशंस का नहीं है, लेकिन आपको एक स्केच सा बताती है कि ये देखें, आप देखें वाई एक्सिस देखें काइनेज एक्टिविटी है शो कर रही, और जो है एक्स एक्सिस पे टाइम शो हो रहा है, डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट काइनेज एक्टिविटी देखें, और ये डिफरेंट स्टेजेस हैं सेल साइकिल की, G1S और ये G2 एटसेट्रा। अब ये देखें कि ये जो है फॉर एग्जांपल इस
ये जो है G1 और S फेजेस में साइक्लिन E, CDK2 और ये सारा डिफरेंट, ये स्टेजेस पे ये डिफरेंट है, लेकिन ये जो है क्लियर कट एक जो है आपको आइडिया नहीं देती कि सारी के सारी साइक्लिन CDK कॉम्बिनेशन का, बट ग्राफ एस्टिमेट देती है कि इस तरह से डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट स्टेजेस पे सेल साइकिल के डिफरेंट टाइप के साइक्लिन विद CDK जो कॉम्बिनेशन है वो इस तरह से उनकी काइनेज फास्फोरिलेशन से रिलेटेड जो है एक्टिविटी एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन होती है, फास्फोरिलेशन और डी फास्फोरिलेशन। ठीक है। अच्छा, रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल में आपने 4 मैकेनिज्म्स याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। For this process to work, the correct cyclin and CDK must be present. Correct combination of cyclin and CDKs must be present. And other cyclin and CDKs must be removed or inhibited. वही वाली बात दोबारा यहाँ पे रिपीट हो रही है कि एक जो है पर्टिकुलर वर्क को प्रोसीड करने के लिए सक्सेसफुली एक करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ साइक्लिन विद CDK ये होना बहुत जरूरी है। और जो उस स्टेज पे जब एक सीडी के साइक्लिन वर्क कर रही है, वो मतलब एक कोई पर्टिकुलर प्रोसेस में वो वर्क कर रही है, तो बाकी की जो साइक्लिन है एंड सीडी के जो है वो उस टाइम पे वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होंगी, इनएक्टिव होंगी। द सेल यूजेस 4 mechanisms to regulate the cyclin and CTKs. अब there are 4 mechanisms to regulate cell cycle की regulation में involved हैं। First one is phosphorylation and dephosphorylation of CTK. अब जो मैकेनिज्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फास्फोरिलेशन एंड डीफास्फोरिलेशन होना सीडीके की ये बहुत जरूरी है। फिर डिग्रेडेशन ऑफ सीडीके जो है कि उनका सीडीके पर्टिकुलर सीडीके का डिग्रेड होना, पर्टिकुलर अगर एक जो है साइक्लिन सीडीके बंद दूसरे का डिग्रेड होना बहुत जरूरी है, डिग्रेडेशन ऑफ सीडीके। तीसरी जो है थर्ड वन पीरियोडिक सिंथेसिस ऑफ सीडीके। अब सिंथेसिस, अब पीरियोडिक एक सिक्वेंशियल जो है सिंथेसिस ऑफ पार्टिकुलर सीडीके एंड साइक्लिन का होना ये भी बहुत जरूरी है। फोर्थ वन इज एक्शन ऑफ स्पेसिफिक सीडीके इनहिबिटिंग प्रोटीन्स, उसकी हमारे हमें एक्शन का उनके सारा कि किस तरह से वर्कआउट करते हैं ये पता होना चाहिए। अब 4 मैकेनिज्म जो है सेल साइकिल की रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज फास्फोरिलेशन एंड डीफास्फोरिलेशन, फास्फोरिलेशन एंड डीफास्फोरिलेशन, डिग्रेडेशन ऑफ सीडीके, फिर सिंथेसिस ऑफ पर्टिकुलर सीडीके, और फिर जिसके स्पेसिफिक जो है ना एक्शन है इनहिबिटरी प्रोटीन्स का, ये हमें जानना जरूरी है। अब फर्स्ट वन की तरफ आते हैं। फर्स्ट मैकेनिज्म रेगुलेशन ऑफ सीडीकेस बाय फास्फोरिलेशन। The activity of CDK can be tightly controlled by phosphorylation. Activity of CDK can be tightly controlled by, अब कंट्रोल में क्या आ गई, फास्फोरिलेशन भी आ गई और डीफास्फोरिलेशन भी आ गई, एक्टिवेशन भी होगी डीएक्टिवेशन भी आ गई, फास्फोरिलेशन एंड डीफास्फोरिलेशन। अब ये बात याद रखें, जरूरी नहीं कि फास्फोरिलेशन का मतलब एक्टिवेशन ही है, सम टाइम फास्फोरिलेशन जो है वो इन्वॉल्व है पर्टिकुलर फंक्शन को स्टॉप करने के लिए भी। बस इतना याद रखें आप लोग कि रेगुलेशन में जो रेगुलेशन सीडीके की बहुत इंपॉर्टेंट है सेल साइकिल में, रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल में, इसमें ये है कि इसमें फास्फोरिलेशन और डीफास्फोरिलेशन दोनों ही आ जाती हैं। The activity of CDK can be tightly controlled phosphorylation and dephosphorylation of 2 specific residues on the protein. फास्फोरिलेशन फॉर एग्जाम्पल से होता है, आप देखें फास्फोरिलेशन ऑफ 15th अमीनो एसिड रेजिड्यू टायरोसिन, उसको हम TYR15 से एब्रीवेट करते हैं। अब वो कहते हैं इसकी फास्फोरिलेशन देखें, फास्फोरिलेशन हुई तो आपको में एक्टिवेशन होगी 15th अमीनो एसिड की पोजीशन पे, या कोई भी प्रोटीन का आपके पास पॉलीपेप्टाइड है उसकी 15th पोजीशन पे एक अमीनो एसिड रेजिड्यू है टायरोसिन। अब उसकी फास्फोरिलेशन होगी तो वो क्या करता है, डीएक्टिवेट करता है CDK2 को, CDK2 को। अब ये एक डिफरेंट टाइप की काइनेज है, CDK2 को वो डीएक्टिवेट कर देगा। इसकी फास्फोरिलेशन जब होगी, फास्फोर एक्टिवेशन होगी, ठीक है, अब ये करेगा डीएक्टिवेट करेगा CDK2 को वाइल फास्फोरिलेशन। अब फास्फोरिलेशन एक और अमीनो एसिड का रेजिड्यू है जो 160th पोजीशन पे है। अब वो क्या करेगा, वाइल द फास्फोरिलेशन ऑफ द
THR ये थ्रियोनिन से है, एंड अदर अमीनो एसिड रेजिड्यू 160th पोजीशन जो है ना वो क्या करेगा, एक्टिवेट द CTK। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपने, सिर्फ इतना याद रखें कि कोई पॉलीपेप्टाइड है। अब बता, प्रोटीन में आपको एक पॉलीपेप्टाइड में मैनी मोर देन 100 प्रोटीन जो है ना अमीनो एसिड रेजिड्यूज हो सकते हैं। ठीक है, अब जो है अब उसमें क्या है, क्योंकि कह रहे हैं कि एक प्रोटीन का पॉलीपेप्टाइड है, अब उसमें जो 15th पोजीशन पे कोई अमीनो एसिड का रेजिड्यू है, ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है उसकी अगर एक्टिवेशन, उसकी अगर फास्फोरिलेशन होती है वो डीएक्टिवेट कर रहा है CDK2 को। ये एग्जांपल दी है, आपको याद रखें, ये बहुत ज्यादा रट्टा लगाने वाली बात नहीं है, ये आप याद रखें। और वाइल ये बताया गया कि इस तरह से ये काम कर रहे हैं फास्फोरिलेशन डी फास्फोरेगुलेशन में। वाइल फास्फोरिलेशन ऑफ थ्रियोनिन 160, अच्छा ये 160 पोजीशन पे थ्रियोनिन होगा रेजिड्यू एक्टिवेट करेगा, ये एक्टिवेट कर देगा CDK को और ये डीएक्टिवेट कर देगा। ठीक है, अच्छा फास्फेटेज कार्ड ये है, अब फास्फेटेज है, इसमें आप पता डिफरेंट एंजाइम ही है डिफरेंट काइनेज एक्टिविटीज में ना। ठीक है, अब फास्फेटेज कार्ड PTPase डी फास्फोरिलेट टायरोसिन 15 एक्टिवेटिंग CTK। अब यहाँ पे क्या, अब जो है अब वो कहता है फास्फेटेज कार्ड PTPase डी फास्फोरिलेट थ्रियोनिन 15 टायरोसिन 15 सॉरी, अब टायरोसिन 15th अमीनो एसिड पोजीशन पे था। ठीक है, अब उसने क्या किया था कि अब देखें कि टायरोसिन जो है उसने डीएक्टिवेट कर दिया था, उसकी जब फास्फोरिलेशन हुई थी ना तो उसने डीएक्टिवेट कर दिया था। अच्छा, अब वो कहते हैं कि आप फास्फेटेज का उसने वो डी फास्फोरिलेट करेगा, अब फास्फोरिलेशन डी फास्फोरिलेट तो वो एक्टिवेशन हो जाएगी, यानी कि वाइस वर्सा उलट हो गया ना, डी फास्फोरिलेशन है तो उसने एक्टिवेट कर दिया CTK, उसकी फास्फोरिलेशन हो रही है तो वो जो है उसको डीएक्टिवेट कर रहा है, उसकी डीफास्फोर एक्टिवेट। यानी कि आप इतना इसमें याद रखें कि रेगुलेशन में प्लस और माइनस दोनों ही चल रहे हैं। एक पर्टिकुलर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है सेल में, उसमें पर्टिकुलर जो है डिफरेंट टाइप्स के साइक्लिन है और CDK जो है वो कॉम्बिनेशन में वर्क करते हैं, और जो है वो डिफरेंट टाइप्स के, जहाँ पे सेल को जरूरत है कि वो किसी प्रोटीन की एक्टिवेशन हो तो वहां पे एक्टिवेट कर रहे हैं, जहाँ पे सेल को जरूरत, चेक एंड बैलेंस चलता रहता है, जहाँ पे जरूरत नहीं है वहां पे डीएक्टिवेट करता है, ये आपने याद रखना है। द प्रेजेंस फॉर एग्जांपल, अगर कोई DNA के में ब्रेक आ जाती है कोई म्यूटेशन से, या कोई और मतलब कोई केमिकल एक्टिविटी से, या बहुत DNA वैसे स्टेबल है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे भी होता है, 90 प्लस टेम्परेचर पे होता है, लेकिन चले सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक आ गई DNA में, अब क्या करेगा, लीड्स टू द सेल साइकिल स्टॉपिंग। अब जहाँ पे अब ब्रेक आ गई, अब कोई जो है देखें, अब कोई अब नॉर्मेलिटी आ गई एक सेल में, तो वो जो सेल है नेक्स्ट फेज में एंटर नहीं होगा सेल साइकिल की, अगर चेक पॉइंट्स उसके एक्यूरेट नहीं होंगे, अगर कहीं भी एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी तो वो नेक्स्ट जो है फेज में एंटर नहीं होगा। द प्रेजेंस ऑफ सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक्स इन DNA in a cell leads to the cell cycle stopping in G2 phase, ये G2 फेज में नहीं जाएगा। ठीक है, a specific protein, ठीक है, अब उसको एक्टिवेटेड बाय, अब क्या होगा कि जहां पे जो है DNA का स्ट्रैंड ब्रेक होगा वहां पे क्या होगा, एक स्पेसिफिक वहां पे प्रोटीन एक जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, अब वो लीड टू एन एक्टिवेशन ऑफ PTPase को कर देगी। ठीक है, अब उसकी एक्टिविटी को वो इनहिबिट कर देगी, विच मीन CDK विल रिमेन इनएक्टिवेट। ठीक है, अब इतना याद रखें, अब ये जो PTPase है ना, ये है प्रोटीन टायरोसिन, हाँ, प्रोटीन टायरोसिन फास्फेटेजेस। ठीक है, अब वो यही बात कर रहा है कि अब बस इतना ही आपने याद रखना है
कि देखें ना, कोई ब्रेक, कोई सिंगल स्ट्रैंड डीएनए ब्रेक आ गई, कोई भी डीएनए में जो है ना उसकी म्यूटेशन, उसी तरह से आप बस ये याद रखें, कोई भी एबनॉर्मलिटी किसी भी फेज पे आ गई तो सेल नेक्स्ट स्टेज में एंड नेक्स्ट फेज में एंटर नहीं होगा। ठीक है, अब ये सारी चीजें आप रट्टे लगाने वाली बात नहीं, बस इतना याद रखने। अब जस्ट आपको समझाने के लिए बताया गया है, स्पेसिफिक प्रोटीन, अब उसने नाम नहीं शो किया, सिंगल स्ट्रैंडेड ब्रेक में अब वहां पे वो जो है ना एक्टिवेट होगी। अब वो डीएक्टिवेट करेगी किसको, जो है ना प्रोटीन टायरोसिन फास्फेटेजेस को, अगर डीएक्टिवेट कर देगी, ठीक है, इनएक्टिवेट कर देगी इसको, तो वो सीडीके काम नहीं करेगा। ठीक है, बस इसमें ज्यादा आप कंफ्यूज ना हो, बस इतना याद रखें कि जो रेगुलेशन है वो बहुत जरूरी है। एक सेल साइकिल की जो है ना रेगुलेशन में डिफरेंट टाइप की सीडीके की रेगुलेशन और फास्फोरिलेशन और डीफास्फोरिलेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा, अब जो है ना कंट्रोल्ड डिग्रेडेशन ऑफ साइक्लिन, अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइक्लिन ने कहाँ पे डिग्रेड होना है, कहाँ पे डीएक्टिवेट होना है और कहाँ पे एक्टिवेट होना है, उसकी रेगुलेशन बहुत जरूरी है। कंट्रोल्ड का मतलब ही रेगुलेशन में आ जाता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस रिक्वायर्स फर्स्ट एक्टिवेशन एंड देन डिस्ट्रक्शन डीएक्टिवेशन ऑफ साइक्लिन ए एंड बी। पहले तो माइटोसिस में फॉर एग्जाम्पल बता रहा है कि टू प्रोटीन साइक्लिन ए है, साइक्लिन बी है, पहले एक्टिवेट होंगी फिर बाद में ये डिग्रेड हो जाएंगे। अच्छा, विच एक्टिवेट द एम फेज सीडीके, वो फिर बाद में सीडीके के एम फेज को एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, अच्छा, these two cyclin contain an amino acid sequence called destruction box। अब वो एक डिस्ट्रक्शन बॉक्स को एक्टिवेट कर देंगी। ठीक है, अब इतना याद रखें। और जो है ना अब डिस्ट्रक्शन बॉक्स जो है रिकॉग्नाइज करेगा, जो है ना एक्टिवेट कर देगा यूबिक्यूटिन लाइगेज, ये एक और एंजाइम है, ये भी प्रोटीन ही है, which attaches the multiple ubiquitins to the cyclin, which cause them degrade the proteasome। अच्छा, ये वही बात कर रहा है कि डिग्रेड होना बहुत जरूरी है साइक्लिन का, और वो बता रहा है कि फॉर एग्जांपल इसकी रेगुलेशन बहुत जरूरी है कि कहाँ पे डिफरेंट टाइप के साइक्लिन एक्टिवेट होना है, कहाँ पे डीएक्टिवेट होना है। उसने एग्जांपल दी है कि फॉर एग्जांपल साइक्लिन ए एंड बी ये पहले एक्टिवेट होंगे, फिर इनकी डीएक्टिवेशन होगी, फिर वो एम फेज में जाएंगे। ठीक है, एम फेज में जाके फिर टू साइक्लिन जो है ना उनमें एक अमीनो एसिड सीक्वेंस होगा। अब उसमें डिग्रेड होना है ना, अब कोई डिग्रेड होने के लिए कोई डिस्ट्रक्शन टाइप की प्रोटीन उसके साथ बाइंड करेगी। अच्छा, अब डिस्ट्रक्शन बॉक्स जो है उसको बोलते हैं प्रोटीन को डिस्ट्रक्शन। अच्छा, अब प्रोटीन का ये डिस्ट्रक्शन बॉक्स रिलेटेड प्रोटीन है, रिकॉग्नाइज डिस्ट्रक्शन बॉक्स को करेगी, वो भी डिफरेंट सीक्वेंस ही होंगे एक्टिवेट। अब वो क्या क्या यूबिक्यूटिन लाइगेज को एक्टिवेट करेगी, विच अटैचेस multiple ubiquitins to the cyclins which cause them to be degraded by proteasome। अब प्रोटियासोम क्या है, प्रोटियासोम जो है डिफरेंट कम्प्लेक्स हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स के कम्प्लेक्स होते हैं जो के जो ब्रेक डाउन करते हैं अनवांटेड प्रोटीन्स को, जो अननेसेसरी प्रोटीन्स हैं सेल में ना, उनको वो ब्रेक डाउन डिग्रेड, वही बात होगी। अब प्रोटियासोम को एक्टिवेट करके वो डिग्रेड कर देगा। ड्यूरिंग माइटोसिस साइक्लिन ए एंड साइक्लिन बी एंड द एम फेज सीडीके आर एक्टिवेटेड। बस ना याद रखना चाहिए कि डिग्रेडेशन होना भी बहुत जरूरी है, उसकी कंट्रोल, डिग्रेडेशन कंट्रोल के, डिग्रेड जो हो रही है उसका कंट्रोल भी बहुत जरूरी है, किसने कब एक्टिवेट होना है, कब डिग्रेड होना है। अगर फॉर एग्जांपल सेल को एक पर्टिकुलर नेक्स्ट फेज में जाना है और उसकी डिस्ट्रक्शन ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन्स की करनी है, तो उसमें डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड प्रोटीन्स होंगी, जो डिफरेंट टाइप्स के अदर जो है एंजाइमेटिक एक्टिविटी होगी, जो प्रोटियासोम उनका क्या है कि अनवांटेड प्रोटीन को डिग्रेड वो कर देगा। ठीक है, कम्प्लेक्सेस होंगे, ये याद रखें आप।
अच्छा, रेगुलेटेड सिंथेसिस। अब सिंथेसिस ऑफ सीडीके एंड साइक्लिन, ये भी इम्पोर्टेंट है। उनकी पहले तो आपने पढ़ा कि फास्फोरिलेशन डीफास्फोरिलेशन से हो रही है, फिर जो है सेकंड में आपने पढ़ा कि डिस्ट्रक्शन जो है ना, कंट्रोल डिस्ट्रक्शन भी वो रेगुलेशन और डिग्रेडेशन ऑफ साइक्लिन हो रही है। अब सिंथेसिस ऑफ साइक्लिन हो रही है। By regulating the synthesis of CDK and cyclin, we can regulate their levels in the cell. ठीक है, by regulating the synthesis से उसको रेगुलेट लेवल सेल में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें होते हैं cyclin D, cyclin E, CDK2 and CDK4 respectively are synthesized only in the presence of transcription factor, ये बताया E2F। अब जो सिंथेसिस वो बता रहा है कि सिंथेसिस की रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है साइक्लिन सीडीके की। अब वो भी वही बात कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स के फेजेस में डिफरेंट टाइप के साइक्लिन सीडीके की सिंथेसिस होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो दे रहा है कि साइक्लिन डी, साइक्लिन ई, CDK2 एंड CDK4 आर सिंथेसाइज्ड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होगा तो उनकी सिंथेसिस होगी। ठीक है, ये पॉजिटिविटी में जा रहा है। अच्छा, दिस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इज एक्टिवेटेड, ये ना आपको एक स्केच मैं आगे दिखाती हूँ, एक डायग्रामेटिकली उसमें समझ आएगी। अब वो कहता है कि दिस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की एक्टिवेशन कैसे होती है। ठीक है, अब वो बता रहा है कि सिंथेसिस जो है सीडीके साइक्लिन की वो बहुत जरूरी है रेगुलेशन में सेल साइकिल की। अब उसमें बता रहा है फॉर एग्जांपल साइक्लिन डी, साइक्लिन ए, CDK2 एंड 4 आर सिंथेसाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ जब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर E2F जो है इसकी प्रेजेंस में इसकी एक्टिवेशन होगी। अब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर किस तरह से एक्टिवेट होगा, ये बताया कि जब ग्रोथ फैक्टर और सर्टन साइटोकाइंस सेल के साथ बाइंड करेंगे और जो है ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर जो फास्फोरिलेट करेंगे टू टाइप्स की प्रोटीन्स को, जन एंड फोस को, फिर वो नेक्स्ट और टाइप्स की प्रोटीन को फास्फोरिलेट करेंगे विच एक्ट एज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दैट इन जो है ना मतलब वो क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को करेगा जो है ना उसकी एक्टिवेट E2F को। The cyclin and CDK activated by E2F induce the synthesis of specific nuclear transcription factors that are needed for producing enzymes needed for DNA synthesis. This allows a cell to enter the synthesis phase में। आपको पता है उसकी बात कर रहा है कि उसमें सिंथेसिस होना बहुत ज़रूरी है। ये आपको इस तरह से या समझ नहीं आएगी, स्कीमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करोगे तो आप समझ आएगी। अब यहाँ बात कर रहा है कि जो है ना ये जो है एक्टिवेशन हो रही है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की बहुत जरूरी है सिंथेसिस ऑफ पार्टिकल सीडीके एंड साइक्लिन के। अब जो है ना एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की, उसके लिए जब सर्टेन ग्रोथ फैक्टर्स और साइटोकाइंस जो हैं, ठीक है, साइटोकाइंस जो हैं ये जब सेल के साथ बाइंड करते हैं तो ये क्या करते हैं, फास्फोरिलेट करते हैं डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स को, जैसे जन एंड फोस उन्होंने वैसे बताया कि डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स की फास्फोरिलेशन करते हैं और दरमियान में ये इंटरमीडिएट बनती हैं प्रोटीन्स की, जितने प्रोसेस होते हैं ये इनकी कैस्केड इस तरह से बनती है। ये MAPK से बनता है, मिटोजेन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेजेस जो हैं ये इस तरह से बनते हैं, माइटोसिस यानी डिवीजन से रिलेटेड है, सेल डिवीजन से। ठीक है, अच्छा, अब ये जो प्रोटीन जो है इनकी फास्फोरिलेशन होगी तो ये क्या कर रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर E2F को एक्टिवेट कर दिया उन्होंने। और जब ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर E2F एक्टिवेट होगा, डिफरेंट साइक्लिन एंड CDK जो हैं ये भी उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन में ही एक्टिव होंगी। अब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो क्या करता है कि ये ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटर भी बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करता है कि ट्रांसक्रिप्शन जहाँ पे स्टॉप होनी है स्टॉप कर देगा, जहाँ पे उसने मतलब प्रोसीड करवानी है वहाँ पे जो है ना नेक्स्ट प्रोसीड होगा, ये प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन होगी या नहीं होगी उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, अब जो है ये आप देखें कि उसने यहाँ पे हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं कि फास्फोरिलेशन हुई डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स की, अब उन्होंने एक्टिवेट कर दिया ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर E2F को और सर्टेन दो डिफरेंट कॉम्बिनेशन में साइक्लिन एंड CDK जो है वो भी एक्टिवेट होगी।
अब जो है ट्रांसक्रिप्शन, अब इन्होंने क्या किया, अब पॉजिटिव सेंस में चल रहा है, अब ये नॉर्मल एक फंक्शन चल रहा है, तो उसमें क्या होगा, डिफरेंट एंजाइम सिंथेसाइज होंगे, डीएनए की सिंथेसिस होगी, और यहाँ पे जो सेल है कंफर्म करेगा कि वो कहेगा कि G1 फेज से S फेज में वो आके प्रोसीड करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये डिफरेंट रेगुलेशन सिंथेसिस जो है डिफरेंट जो साइक्लिन और सीडीके की रेगुलेशन वो भी इम्पोर्टेंट है। चले, अब जो फोर्थ वन है मैकेनिज्म में इनहिबिशन ऑफ सीडीके। अब जो इनहिबिशन ऑफ सीडीके की वो भी बहुत जरूरी है। सीडीके आर इनहिबिटेड बाय मैनी, अब डिफरेंट इनहिबिटरी प्रोटीन्स है, जैसे P16, 21, 27, P53, तो बहुत काम हो रहा है। और 50 ये इनहिबिटरी प्रोटीन्स के साथ जब बाइंड कर जाएगा तो वो इनहिबिशन ऑफ सीडीके हो जाएगी। ठीक है, डिफरेंट टाइप की इनहिबिशन जो है सीडीके की बहुत जरूरी है, और ये इनहिबिटरी ये प्रोटीन्स बताई हैं डिफरेंट टाइप्स के और भी हैं। These proteins and other CDK inhibiting proteins are also termed as tumor suppressor proteins. अब इन्हें ट्यूमर सप्रेसर, दुनिया में बहुत काम हो रहा है कैंसर पे, ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन्स है, इन प्रोटीन्स पे बहुत काम हो रहा है, इनमें P53 पे बहुत ज्यादा रिपोर्ट्स हैं। अच्छा, अब ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन, आपको पता ट्यूमर क्या है, कैंसर क्या है, कि अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ है। अगर आप उनको इनहिबिटरी प्रोटीन्स जो है ना वो एक्टिवेट करवा देंगे, ठीक है, तो वो क्या करेंगे कि सेल डिवीजन को स्टॉप कर देंगे, इस तरह आप कैंसर से बच सकते हो, अवॉइड कर सकते हो उसको ना। अच्छा, दे प्रिवेंट द सेल फ्रॉम डुप्लीकेटिंग एंड समथिंग इज वेंट रॉन्ग, वो बताती हैं कि सेल को कहती है कुछ गलत होने जा रहा है, एंड बाय डूइंग दिस प्रिवेंट ट्यूमर्स फ्रॉम फॉर्मिंग, ट्यूमर्स को रोकती हैं। ठीक है, व्हेन द ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन्स आर एब्सेंट और डिफेक्टिव ट्यूमर्स विल बी फाउंड। अब जो है ना ट्यूमर प्रोटीन जो है जो नहीं होंगी तो वो फिर ट्यूमर होगा, यानी वही वाली बात कि सप्रेसर प्रोटीन का ये फायदा है, इन्हें ट्यूमर ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन भी बोलते हैं कि ट्यूमर को रोकती हैं। अच्छा, अब ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब रेगुलेशन में हमने 4 चीजें पढ़नी, ये देखें, फास्फोरिलेशन, डीफास्फोरिलेशन जरूरी है, डिग्रेडेशन जरूरी है सीडीके की, फिर पीरियोडिक सिंथेसिस सीडीके की बहुत जरूरी है, और अब जो है ना अब जो है द एक्शन ऑफ स्पेसिफिक सीडीके इनहिबिटिंग प्रोटीन्स जो है, ये इनहिबिटिंग प्रोटीन जो है उनका एक्शन जो है वो बहुत जरूरी है कि डिफरेंट टाइप के इनहिबिटरी प्रोटीन से बाइंड कर जाती हैं। अच्छा, व्हाट टू सीडीके फास्फोरिलेट। अब एक्चुअली फास्फोरिलेशन जो सीडीके की है वो किस तरह से होती है, CDK phosphorylate proteins that are needed for cell division. CDK phosphorylate proteins that are needed for cell division. Cell division में जो है ना CDK कहते हैं फास्फोरिलेट करती हैं डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स को जो सेल साइकिल की रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट है। बट व्हाट प्रोटीन स्पेसिफिकली आर फास्फोरिलेटेड, अब ये क्वेश्चन है, बट व्हाट प्रोटीन्स आर स्पेसिफिकली आर फास्फोरिलेटेड, वी डोंट रियली नो। इस अब ये एग्जैक्ट सारी की सारी प्रोटीन्स के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है अभी तक, बट वी नो सम, कुछ जो है काफी है, मैनी है जिनके बारे में काम हो चुका है, जिनके हमें लिटरेचर मिलता है। The structure of nuclear envelope is maintained. अब फिर वो एग्जांपल दे रहा है, the structure of nuclear envelope is maintained partly by a protein called lamin. अब एक प्रोटीन है जिसको लेमिन के नाम से वो जानी जाती है। ठीक है, अब वो जो उसका रोल क्या है, उसका फंक्शन क्या है कि न्यूक्लियर एनवेलप का जो है ना उसमें इसकी मेंटेनेंस में इसका रोल है। लेमिन की अगर फास्फोरिलेशन होगी बाय CTK विच काज इट टू डिसइंटीग्रेट, विच काज द न्यूक्लियर एनवेलप टू ब्रेक। अब उसकी अगर फास्फोरिलेशन होगी तो वो क्या करेगा कि न्यूक्लियर एनवेलप को ब्रेक कर देगा। इसी तरह एग्जांपल दी है एक्टिन एंड मायोसिन, आपको पता है साइंस वालों को अच्छे तरीके से इन 2 प्रोटीन्स का। इंपॉर्टेंट प्रोटीन इज डिवाइडिंग द डुप्लीकेटेड सेल्स इनटू 2 डॉटर सेल्स। ठीक है, आर बोथ इनएक्टिवेटेड बाय सीडीके, ये भी इनकी एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन जो है सीडीके से होती है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सबस्ट्रेट, अब वो बात कर रहे हैं कि सबस्ट्रेट का मतलब कि उसके साथ ये जो है ना
सीडीकेस जो है, सीडीके अब साइक्लिन विद सीडीके कॉम्बिनेशन में ये अनदर, इनके साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट, इस पे बड़ा काम हो रहा है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सबस्ट्रेट ऑफ सीडीके इज रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन, और उसको एब्रीवेटेड इस तरह से किया जाता है PRB, रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन। अच्छा, रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन, व्हेन रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन इज नॉट फास्फोरिलेटेड, जब उसकी फास्फोरिलेशन नहीं होती, इट बाइंड्स टू द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर E2F, वो क्या करेगी कि ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ बाइंड कर जाएगी और उसको इनहिबिट कर देगी।